नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश शाह। और ये पूरा 7वां वेतन आयोग का मामला जो है ये सरकार के लिए बहुत एम्बैरेसमेंट बनता जा रहा है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि कल अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये ऐतिहासिक है, ये हिस्टोरिक है, लेकिन जिस तरह से इसका विरोध बढ़ रहा है इससे ये यकीनन ऐतिहासिक तो नहीं नजर आता। किसी भी लिहाज से ये ऐतिहासिक नहीं नजर आता। सरकार और अरुण जेटली की ये दलील थी कि पहले जितना वक्त लगा सिक्स्थ पे कमीशन के रिकमेंडेशंस को लागू करने में, उससे कहीं कम वक्त इस सरकार ने लिया। दूसरी बात उन्होंने कल कही, इसी पर मैंने कल भी कार्यक्रम किया था, कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को देख रहे हैं, यानी कि निजी क्षेत्र को देख रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छी 7th पे कमीशन की पे हाइक है। लेकिन जो कर्मचारी हैं जो 11 जुलाई से एक लंबी हड़ताल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो कतई भी इससे खुश नहीं नजर आ रहे। उनको सरकार की दलीलें कन्विंस नहीं कर पा रही। रमन शर्मा और अमित जैन दोनों उत्तर रेलवे में काम करते हैं। रमन शर्मा 36 साल से रेलवे में हैं, अभी डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर हैं। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पहली बार उनकी सैलरी 1,04,100 रुपए हो गई है। अमित जैन 29 साल से रेलवे में हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ओहदे पर हैं। इनकी नई सैलरी अब 89,540 रुपए हो गई है। रमन शर्मा की कुल सैलरी 91,823 रुपए से बढ़कर 1,04,100 रुपए हो गई है। नई सैलरी में बेसिक 96,900 रुपए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 7200 रुपए है, यानी कुल वेतन 12,277 रुपए बढ़ गया है। लेकिन नए पीएफ कायदों के बाद इनमें से 4,918 रुपए पीएफ में और कटेंगे। टैक्स का अतिरिक्त बोझ 2,455 रुपए होगा, यानी हर महीने टेक होम सिर्फ 4,904 रुपए बढ़ा। 4,904 का इंक्रीमेंट है, मतलब 10 साल में अगर आप निकालें तो ये 490 रुपए प्रति साल का इंक्रीमेंट सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को मिला है। अमित जैन की कुल सैलरी 76,700 रुपए से बढ़कर 89,540 रुपए हो गई है। नई सैलरी में बेसिक 82,340 रुपए और ट्रांसपोर्ट अलाउंस 7200 रुपए है, यानी कुल बढ़ोतरी 12,840 रुपए की है। लेकिन नए पीएफ कायदों के बाद इनमें से 4,290 रुपए पीएफ में और कटेंगे। टैक्स का अतिरिक्त बोझ 2,600 रुपए होगा, यानी टेक होम सिर्फ 6,050 रुपए बढ़ा। आप संतुष्ट हैं इससे? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। जितना मतलब एक्सपेक्ट करते थे उससे काफ़ी पीछे है। क्या एक्सपेक्टेशन क्या थी? जैसे बताते थे 23% का है तो टेक होम में कम से कम 15-20% तो एक्चुअली आना चाहिए था ना। उस हिसाब से तो बहुत पीछे हैं हम लोग। ये दोनों अकेले नहीं हैं जो नाराज हैं। ऐसे 32 लाख कर्मचारी अब 11 जुलाई से हड़ताल पर जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार इस नाराजगी से कैसे निपटती है। दिल्ली से कैमरामैन नरेंद्र के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो बहुत ही दिलचस्प मामला है कि जिसको अरुण जेटली ऐतिहासिक बता रहे थे वो इस कदर, इससे मैंने भी हिमांशु की रिपोर्ट में सुन रहा था कि जब 490 रुपए प्रति साल की वो सैलरी की बढ़ोतरी जो है वो रमन शर्मा अपने केस में बता रहे थे। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि 11 जुलाई सुबह 6 बजे से 11 जुलाई सुबह 6 बजे से जो बेमियादी हड़ताल का ऐलान किया गया है उसमें रेलवे भी होगा, पोस्ट ऑफिस सर्विसेज के भी लोग होंगे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के भी लोग होंगे और तकरीबन 32 लाख कर्मचारी शामिल होंगे। मेरा सवाल जो है वो, मेरे साथ संजय सिंह इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ कर्मचारी को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके संघ की तरफ से गोपाल मिश्रा जी, शिव गोपाल मिश्रा शिव कुमार मिश्रा जी मौजूद है और कुछ देर में हमारे साथ हिमांशु शेखर होंगे मेरे रिपोर्टर। मैं 2-3 चीजें कागजों को टटोलते हुए बेसिकली संजय सिंह आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि शिव गोपाल मिश्रा जी हमारे साथ, अरुण जेटली जिसको ऐतिहासिक कह रहे हैं उसके पीछे एक राजनीतिक सोच है, इसमें कोई दो राय नहीं। सरकारें ऐसा करती है, उससे किसी को एतराज भी नहीं है। लेकिन अगर आप पॉलिटिकली अपनी तरफ प्रभावित करने के कैलकुलेशन से चल रहे थे इतने बड़े सरकारी कर्मचारी के वर्ग को, तो फिर ये विरोध तो बहुत महंगा पड़ जाएगा गवर्नमेंट को।
देखिए अभिज्ञान, मुझे जो जितना समझ में आता है, सरकारी कर्मचारी का अगर आप तनख्वाह बढ़ा देंगे तो वो उस सरकार के लिए फेवरेबल होगा। ऐसा अगर आप इतिहास में देखें तो कभी नहीं दिखता, बल्कि सरकारें जिन्होंने बढ़ाई है और उसके बाद का रिजल्ट देखिए तो कई बार वो उल्टा हुआ है। ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस यूपीए गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया था पे कमीशन का, समय के थोड़ा पहले ही उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। अब जो तनख्वाह बढ़ी है, प्राइमा फेसाई सुनकर के 23.5%, अदरवाइज काफी अच्छा लगता है। विरोध टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो मिश्रा जी ज्यादा अच्छा बताएंगे। अगर आप देखें तो 33 लाख लोग हड़ताल पे जा रहे हैं। कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या होती है 47 लाख, तो 14,000 वो लोग हैं जो नहीं जा रहे हैं, तो उनको तो पहले सलाम, क्योंकि मतलब वो कम से कम इस चीज को वो कर रहे हैं। आप हड़ताल में जब जा रहे हैं तो आपका आशय क्या है कि हमें नहीं मिला तो हम सरकार को ठप कर देंगे। वहां पे मेरा एक विरोध है कि आप ये जो मतलब आपकी ये जो ताकत होती है कि हम हड़ताल करेंगे तो सरकार सुनेगी, नहीं हड़ताल करेंगे, बहुत सारे हिस्टोरिक रीजन है। आप प्राइवेट सेक्टर वीजा भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर को देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर में वो सुविधाएं नहीं होती, भले ही किसी की सैलरी आपको कुछ और भी लगती है। बहरहाल अभी अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन को ये सरकार टारगेट करके चल रही है, मतलब जो कर्मचारी हैं और पेंशनर हैं, फैमिली जोड़ दें तो 5 करोड़ की संख्या करीब होगी, उसको अगर टारगेट करके चल रही है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है सरकार को भी ये समझ में आता है कि जब भी पे कमीशन का रिकमेंडेशन आता है तो विरोध के सुर आते हैं। कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई मतलब विरोध नहीं होगा। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अरुण जेटली ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो मैंने कल भी उठाया इस मसले को, उन्होंने साफ साफ कहा था कि अगर निजी क्षेत्र के तुलनात्मक अध्ययन आप करें, कोई कंपैरेटिव एनालिसिस आप करें प्राइवेट सेक्टर से, तो ये बहुत बढ़िया है, किसी को किसी भी तरह के विरोध या शिकायत करने की जरूरत ही नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर कंपैरिजन उन्होंने करके उसके आधार, बल्कि एक आईएम की रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया। देखिए विज्ञान, कोई भी जब अपना आर्गुमेंट करता है तो अपने आर्गुमेंट को स्मार्टली पेश करता है। हाँ। उन्होंने जो बॉटम लेवल है, जो ग्रुप डी है, जो कर्मचारी, उसका उन्होंने उठा करके कहा, और वो शायद वहां पे, या मान लीजिए सी और डी में शायद सरकारी वर्ग में और प्राइवेट वर्ग में फर्क हो, उसके ऊपर वो दायरा उल्टी धारा में चला जाता है। वो इस चीज को भी ऐतिहासिक कहने के लिए करें कि हमने 6 महीने में कर दिया, मतलब जो मियादी, तो उसकी मियाद थी उसके बाद, और पहले की सरकारों ने इतना लिया। लेकिन इसका पॉलिटिकल कैपिटल एज ऑन नाउ, मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार को इसमें पॉलिटिकल कैपिटल अभी कोई मिल रहा है। क्या वो ढूंढ रही थी इसमें पॉलिटिकल कैपिटल आपके हिसाब से? देखिए कोशिश तो सब करते हैं ऑब्वियसली पॉलिटिकल, वरना वो ये नहीं कहते कि पिछली सरकार ने इतने महीने लिए, मतलब 5वीं और 6ठी के बाद इतने महीने लिए गए और हमने सिर्फ इतने महीने लिए। पिछली बार सरकार पे जो बोझ आया वो इतने का आया, और इस बार जो बोझ आ रहा है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का आ रहा है। ये फिगर इसलिए दिए जाते हैं ताकि कहीं किसी के माइंड में जाके वो फिगर सेट हो, और वो पॉलिटिकल कैपिटल नेचुरली वो सरकार ढूंढेगी। मेरे साथ हिमांशु शिव कुमार शाह जी, अब आप लोग यहां से, कल मैं बहुत सारे आंकड़ों के माध्यम से समझ रहा था आपके मसले को, आप लोग यहां से क्या चाहेंगे सरकार से? आपकी बेसिक डिमांड तो 18,000 से 26,000 करने की है, जो लोएस्ट स्केल है इसमें पे कमीशन में। देखिए अभिज्ञान, बात यह है कि सरकारी कर्मचारी जो है वो सरकारी कर्मचारी होता है जी, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ में जुड़ा नहीं होता। हम लोग विशुद्ध रूप से सरकारी कर्मचारियों की यूनियन चलाते हैं, और वी आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट। तो पहली बात तो यह है कि जो सरकार आज सत्ता में है, हमारा उससे कोई विरोध नहीं है, और हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम राजनीतिक तौर पर कोई विरोध करें, एक बात। दूसरी बात यह है कि सरकार से हमको यही शिकायत है, हर बार चाहे आप 3rd पे कमीशन ले लें, 4th पे कमीशन ले लें, 5th पे कमीशन ले लें, 6th पे कमीशन ले लें, हर बार जब रिपोर्ट आई है तो स्टाफ साइड के साथ बैठ करके बात हुई है। 5th पे कमीशन में तो यहाँ तक हुआ कि TSR सुब्रमण्यम साहब उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी थे, और उन्होंने बिना किसी से पूछे हुए रिपोर्ट लागू कर दिया, और हम लोगों ने हड़ताल का नोटिस दे दिया। इमीडिएटली जो है वो इंद्र कुमार गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है वो हमारे होम मिनिस्टर थे उस समय, जो है वो उनकी अध्यक्षता में जो है वो कमेटी बनाई, और उसमें मधु दंडवत को लगाया, दूसरे लोगों को लगाया, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया, और इशू को रिजॉल्व कर दिया। तो हर बार पे कमीशन कुछ न कुछ देता है, और
कर्मचारियों में कुछ न कुछ क्षोभ भी होता है। वो क्षोभ जो है हम लोग लिख करके दे देते हैं। अब की बार कैबिनेट सेक्रेटरी ने तो बड़ी अच्छी बात की, एम्पावर कमेटी के सामने हम लोगों ने सारे सवाल रखे, लेकिन जो पॉलिटिकल लेवल पे कॉल होनी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई। हमारा कहना सिर्फ यह है कि जब आपने डॉक्टर आर्कराइट कमेटी के फार्मूले को स्वीकार कर लिया, पे कमीशन ने कहा कि डॉक्टर आर्कराइट कमेटी का फार्मूला मोस्ट साइंटिफिक है, और हमको जेसीएम स्टाफ साइड ने कहा, मैं जेसीएम स्टाफ साइड का सेक्रेटरी भी हूँ, मैं वहां पर भी नेगोशिएट कर रहा था। ठीक है। तो जो चीजें हैं, जो इनपुट्स डॉक्टर आर्कराइट कमेटी के फार्मूले के हिसाब से आते हैं, उन्हीं के हिसाब से हम लोगों ने 26,000 बनाया था। जज साहब ने कहा कि ये कुछ जो फिगर्स हैं इन्फ्लेटेड हैं, हम लोगों ने इमीडिएटली कह दिया कि वी आर रेडी टू नेगोशिएट, आप कहीं से भी मंगवा लीजिए, आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की वेबसाइट से ले लीजिए, आप कोई भी सरकारी उससे ले लीजिए, वी आर रेडी। खुद उन्होंने बात कहा कि 20,000 से कम तो बनता नहीं है, और 2.86 जो है होना चाहिए, जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर। लेकिन बाद में आई डोंट नो अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस, जब उन्होंने रिपोर्ट फाइनल करी तो उसको जो है उन्होंने 18,000 कर दिया और 2.57 जो है वो कर दिया। हमें खुशी हुई, कल मैं यहाँ था आपके यहाँ, तो यहाँ पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई बात यह है कि सरकार का भी हमारे ऊपर दबाव था। उन्होंने कहा हमारे पास इतने पैसे हैं। जब हम लोग उनके पास बहस के लिए जाते थे तो उन्होंने कहा भाई हमने सरकार से कह दिया है कि 10 साल के बाद सरकारी कर्मचारियों के लिए आपने वेतन आयोग बनाया है तो कुछ उनको देना ही पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये जो एक प्रचार हो रहा है कि 7,000 था 18,000 हो गया, पहली बात तो ये झूठ है। हाँ, ठीक है, मैं ये सुनना चाह रहा था, मैं कल से इस कैलकुलेशंस को रीड कर रहा हूँ। हाँ। इसमें हर आदमी को आज की तारीख में 16,850 रुपए मिल रहे हैं, और बढ़ोतरी हुई है 18,000, तो 2,000 जो है वो 150 रुपए की बढ़ोतरी है। तो ये जो कहा जा रहा है कि लूट गई भारत सरकार, ये मैं नहीं मानने के लिए तैयार हूँ। इनको निश्चित तौर पर हमारी जो मांग है, और मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री इस बारे में कुछ न कुछ जरूर सोचेंगे। इस देश में 13 लाख रेल कर्मचारी हैं, आज तक 74 के बाद में हमने इस रेल के पहिए को रुकने नहीं दिया, विकास के पहिए को कभी नहीं रोका, बराबर इसको चलाने की बात की है। और हड़ताल जो है हमारे लिए लास्ट ऑप्शन है, हमारी मजबूरी है। हम हड़ताल की बात पहले नहीं करते हैं। हमको आशा है कि मोदी जी इसको जो है वो कुछ न कुछ लेंगे। और आप कह रहे हैं कि फंडामेंटल प्रॉब्लम अभी भी आप लोगों को ये लग रही है कि जब छठे वेतन आयोग में बढ़ोतरी तकरीबन 54% थी, तो उसके तुलना में ये बहुत कम है, और सरकार इसको बढ़ा चढ़ाकर बता रही है जैसे कि ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो गई है। आपका ये पॉइंट है? बिल्कुल यही पॉइंट है। हाँ। कि जैसे उस समय 54% की बढ़ोतरी थी, तो अगर हम उस हिसाब से भी देखें और इंडेक्स के हिसाब से भी देखें तो ठीक है। असल में सारी गलती इसमें कहीं और पर है। हम लोगों ने इसको शुरू में उठाया था। पिछले हर जो है वो पे कमीशन में कुछ जो है वो जब बैठता था पे कमीशन तो कुछ इंटरम रिलीफ दे देते थे कि भाई 200 रुपए 250 रुपए इंटरम रिलीफ हो गया। फिर जब डीए बढ़ता था तो उसका मर्जर कर देते थे, कभी कभी 2 इंटरम रिलीफ भी दे देते थे, तो वो स्प्रेड ओवर हो जाता था तमाम जो है वो उसमें। और जब लास्ट में पेमेंट का नंबर आता था तो वो बहुत कम जो है वो नजर आता। अब की बार में क्या हुआ कि हमारे लोगों के कहने के बावजूद जो है वो इस बात को ना तो पे कमीशन ने सुना और ना सरकार ने सुना। तो अब जो है वो मैं समझता हूँ कि वो जरूर निश्चित तौर पर इनको जो है वो दिक्कत पैदा कर रहा है। ठीक है, मेरे साथ हिमांशु, मैं बहुत देर से हिमांशु के पास जाने की कोशिश कर रहे थे। हिमांशु इस स्टोरी पे काम कर रहे हैं, हमारे रिपोर्टर। हिमांशु, क्या आपको लगता है कि जिस किस्म के विरोध के स्वर उभर कर आए हैं, सरकार का ये कोई मिसकैलकुलेशन है? सरकार इसको देश के सामने, कल अरुण जेटली इसको देश के सामने ऐतिहासिक बताकर ऐसे रखने की कोशिश कर रहे थे कि वो सारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका मन जीत लेंगे। 24 घंटे या कुछ ही घंटों से कम के बीच का जो रिस्पांस है, जो प्रतिक्रिया इनसे आई है, वो उल्टी है और उसके बिल्कुल उलट है। तो कहीं पर क्या ये सरकार की गलत हो गई है, मिसकैलकुलेशन है? देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि जिस तरह से अचानक से जो विरोध सामने आया है, अब मैं कल से लेकर आज तक मैंने सैकड़ों कर्मचारियों से बात की है, और हर दूसरा कर्मचारी कैलकुलेशंस कर रहा है कि जो नए पैरामीटर्स सैलरी के सरकार ने अप्रूव किए हैं उसके बाद उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। और सबको ये उम्मीद थी कि 15-20% जो ऐसा कहा गया था कि जो 7वें वेतन आयोग की सिफारिश है उसमें 23.55% की ओवरऑल इंक्रीज़ होगी। तो सबको उम्मीद थी कि करीब
कम से कम 20% तक उनकी तनख्वाह बढ़ेगी। लेकिन जब उन्होंने कैलकुलेशंस किए हैं अपने एंड पर, देखिए सबसे बड़ा बदलाव जो उन्होंने किया है वो डीए को बेसिक सैलरी से जोड़ दिया है। उसकी वजह से जो पूरी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होती है सैलरी को कैलकुलेट करने की, वो बदल गई है, पैरामीटर्स बदले हैं। और अब सबको ये इस बात का एहसास हो रहा है कि जितनी सिफारिश वेतन आयोग ने की थी बेसिक सैलरी और अलाउंसेस में बढ़ोतरी की, उतना उनको नहीं मिला है। और जो 2 केस स्टडीज़ मैंने आपको बताया, सबसे ज़्यादा नाराज़गी रेलवे में है, भारतीय रेलवे में है, और विशेषकर ग्रुप सी और ग्रुप डी स्तर के जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या हम सबको पता है बहुत ज़्यादा। देखिए ऊंचे स्तर पे जो अधिकारी हैं, कैबिनेट सचिव, सचिव स्तर पर, उनको रीजनेबली दूसरे लोगों के मुकाबले में अच्छा इंक्रीमेंट मिला है। लेकिन जो नीचे स्तर के जो कर्मचारी हैं, मुझे एक अधिकारी ने यहाँ तक बताया कि अगर जो ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की वकालत की थी वेतन आयोग ने, जिसके तहत ये कहा गया था कि देखिए अभी 120 रुपये हर कर्मचारी के सैलरी से कटता है और उसे 1,20,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर मिलता है। जो 7वें वेतन आयोग ने सिफारिश की थी कि इसको बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रति महीने इंश्योरेंस के लिए अगर डिडक्ट किया जाए कर्मचारियों के सैलरी से, तो उन्हें 50 लाख तक का इंश्योरेंस कवर देना संभव होगा। लेकिन इसको सरकार ने नहीं माना। मुझे लगता है कि एक अच्छा फैसला था कि जो कैलकुलेशंस मैंने आपको दिखाए, डिप्टी चीफ पर्सनल ऑफिसर नॉर्दर्न रेलवेज के, उनका 4,904 रुपये टेक होम सैलरी बढ़ा है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर स्तर के जो अधिकारी हैं नॉर्दर्न रेलवे में, अमित जैन, उनकी सैलरी 6,050 रुपये बढ़ा है। अगर ये 5,000 रुपये डिडक्ट करने के लिए, इंश्योरेंस कवर के लिए अगर कर लिया जाता, तो उनको ये डर था कि मेरी सैलरी तो निगेटिव में चली जाएगी, मतलब जितना पैसा उनको टेक होम अभी मिलता था उससे भी वो बहुत कम हो जाएगा, उससे भी कम हो सकता था, ये डर था। तो सरकार ने ये फैसला तो अच्छा किया